का काम होता है, कहीं एचआर रिलेटेड एक्टिविटी होती है, कहीं सेल्स का काम होता है, कहीं फाइनेंस का काम होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि फॉर ईच बिजनेस फंक्शन वी हैव टू हैव अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। तो इन हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होता था हमको। एंड उस टाइम पे फिर उनको इंटीग्रेशन भी करना होता था। जैसे अगर हमको एचआर और फाइनेंस का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि जब आप कोई एम्प्लॉय हायर करोगे तो उसको आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए फाइनेंस हम्म। डिपार्टमेंट होता है। तो इन लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए भी हमारे को एक थर्ड पार्टी इंटरफेस सॉफ्टवेयर और चाहिए होता था। तो इससे क्या होता था, हम क्या कर रहे थे कि इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए बेसिकली इन ऑर्डर टू मैनेज ऑल द बिजनेस फंक्शन वी नीड टू बाय डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड दे आर वेरी लाइक कॉस्टली फॉर अस। ओके। हम्म। तो इसलिए क्या होता था कि हम लोगों को बहुत बहुत सी चीज़ें तो लोगों को याद रखनी पड़ती थी, क्योंकि जैसे अगर आप जावा को एसक्यूएल से लिंक करोगे तो आप उसको इंटरफेस वगैरह बहुत सी चीज़ों की डिटेल आपको याद रखनी पड़ती थी कि उस चीज़ को उन दोनों में इंटीग्रेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, क्या क्या नहीं चाहिए। ओके। तो हम्म। it was very hectic for the users as well. The company has to pay a lot of amount to the or to lot of amount to buy the software and in order to integrate them. Okay. हम्म। So basically before ERP we have to like before ERP we have to, in order to manage this business function, we have to pay a hefty amount to the provider, and also it is very difficult for the consultant to remember all these things. Okay. हम्म। So, what is an ERP? ERP is basically enterprise resource planning, and it is what it basically do. It is basically used to integrate all these functions together, so that so in order to maximize the profit, okay, and also reduce the employee work. Okay. So you can tell them, tell if someone asks you, you can do it is a enterprise resource planning which is used to integrate all the different kind of business function in order to maximize the profit. हम्म। आ, आ रहा है थोड़ा समझ में? हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक है। है। ओके। तो यस। बिफोर ईआरपी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था, बहुत तरह तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए थे इनको लिंक करने के लिए। तो इट वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द एम्प्लॉयज एंड फॉर द पहले जो तरह तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए थे वो कौन से थे, उनके नाम कैसे होंगे? मान लो पूछे कि अच्छा चलो बताओ, ईआरपी से पहले कौन से सॉफ्टवेयर होते थे? हम्म। तो जैसे हमारा ओरेकल एसक्यूएल तो डेटाबेस के लिए होता था, ठीक है। वैसे ये कोई पूछता नहीं है और मेरे को नाम भी याद नहीं है वैसे, ठीक है। अच्छा। लेकिन हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हमको डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होते थे। ये चाहे तो आप तुम उस पे व्हाट यू कैन डू, यू कैन सर्च ऑन दी गूगल। ओके। बट हम्म। here just I'm giving you the basic idea what is an ERP and what is basically it does. Okay. Yes, what is basically it does. Okay. एंड हम्म। आपको एसएपी और सैप में डिफरेंस मालूम है क्या होता है? सब ऐसे भी बोलते हैं, सैप नहीं बोलते, क्योंकि सैप बोलना गलत है। एसएपी जो है वो है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, हम्म। मतलब। या सो बेसिकली एसएपी is an system application and product in data processing. Okay. हम्म। And SAP is basically it is called as a swine or pig in the German language. Okay. So अगर आप किसी से बात कर रहे हो क्लाइंट वगैरह से, या फिर what you can say whenever you are giving the interview you must say SAP, not SAP. Okay. हम्म। And SAP और सक्सेस फैक्टर का डिफरेंस मालूम है आपको? नहीं। नहीं, ठीक है। तो सैप क्या होता है, बेसिकली इट इज ऑन प्रेमाइस, और सक्सेस फैक्टर क्या होता है, क्लाउड। तो मैं इसको थोड़ा हम्म। वैसे बताता हूँ। ऑन प्रेमाइस क्या होता है कि जैसे सपोज मैं इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्फोसिस का क्लाइंट है यू कैन से ओरेकल। ओके। हम्म। तो उनका काम करने के लिए, क्लाइंट का काम करने के लिए ऐसे मतलब इन्फोसिस की बिल्डिंग में हमें बहुत सारे सैप को मैनेज करने के लिए बहुत सारे सिस्टम लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा उस क्लाइंट के सर्वर को एक्सेस करने के लिए। हमको बहुत सारे बिल्डिंग में एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड चाहिए होगा, और बहुत सारे सिस्टम और बहुत कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये हमारा कंपनी का स्पेस भी ऑक्यूपाई होता है, और उसको उन सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीटिंग करते हैं, ओके,
उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनको ध्यान रखने के लिए, उनकी कूलिंग के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। ओके, so they have to in order to manage all these systems and the infrastructure, the company has to pay a lot of amount in order to access the SAP servers. Okay, but cloud में क्या होता है, basically it is a cloud thing. In that case only you need the password and password and the user ID, and you can manage, you can access the client server from anywhere at any time, even through your mobile or tablet or from anything. Okay, and from any location. Okay, तो क्लाउड का मतलब ये होता है कि इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। ओके, बट ऑन प्रेमाइस में क्या होता है, उस प्रेमाइस में, जिस प्रेमाइस में आप काम कर रहे हो, जैसे आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो तो वहीं उसका सारा सेटअप मेंटेन होगा। ओके। अच्छा। तो यू कैन और ये टेल लाइसेंस दैट। क्या लिखा है, लाइसेंस इन हाँ, स्टॉक? हाँ, लाइसेंस का मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे एसएपी के लिए क्या होता है ना, इसमें वी हैव टू बाय द लाइसेंस इन स्टैक। ओके, इट इज नॉट 5,000, इट इज 500। ओके, suppose your company has 650 employees. Okay, they all are a SAP consultant. Okay, so you have to buy at least two like two stack, it means the 1,000 license in order to give the licenses to the 650 employees. Okay, so in that case आपके जो 350 लाइसेंस होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ये आप 500 पर एक लाइसेंस मिलता है? नहीं, लाइसेंस स्टैक में मिलते हैं। स्टैक मतलब बल्क में मिलेंगे आपको, ये नहीं कि आपको अच्छा। दो दो लेने हैं तो आपको दो मिलेंगे। आपको सीधे 500 लेने पड़ेंगे। ठीक है, और आपके अगर 650 एम्प्लॉई हैं तो आपको पूरे 1,000 लाइसेंस लेने पड़ेंगे। समझ गए। है ना? तो आपके बाकी के 350 लाइसेंस वेस्ट हो जाएंगे, और मतलब उनका आपको एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ रहा है एसएपी को, क्योंकि हम जो लाइसेंस लेंगे एसएपी से ही तो लेंगे। है ना, एसएपी एक कंपनी है ना, तो उनसे हम लाइसेंस लेंगे तो हमको उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको 1,000 लाइसेंस का पे करना पड़ेगा। लेकिन सक्सेस फैक्टर के केस में क्या है, आप और नंबर ऑफ लाइसेंस ले सकते हो। ओके, अगर आपको 650 लेने हैं तो आप 650 लोगे, आपको 1,000 लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप 500 लेने हैं, आपको 400 लेने हैं, आपको 300 लेने हैं, तो आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको स्टैक में लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हियर ऑल्सो कॉस्ट सेविंग हो रहा है कंपनी का। ठीक है, अब मैं इस पे आ जाता हूँ। मतलब आपको ऊपर ऊपर वाले पार्ट में तो आपको यही ध्यान रखना है कि ईआरपी क्या है। सो यू कैन डायरेक्टली टेल देम इट इज यूज्ड टू इंटीग्रेट ऑल द बिजनेस फंक्शंस इन अ सिंगल सॉफ्टवेयर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो ये बिजनेस फंक्शन के लिए ईआरपी जो की फुल फॉर्म क्या हुई? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। उसमें चैट में लिखा है मैंने, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है। हाँ। अ, आप ये वाली कॉपी दोगे ना जो आप मुझे दिखा रहे हो? हाँ, मैं दे सकता हूँ, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग से भी गो थ्रू कर सकते हो। आपको अगर एज अ नोट्स चाहिए ये तो मैं आपको दे दूंगा ये। ठीक है। सर नोट्स दे देना सर, क्योंकि मैं अभी इतनी दूर हूँ, अभी तो क्लास ले रही हूँ, फिर आप 10 दिन बाद पूछोगे तो मैं घूम जाऊंगी। तो आप मतलब नोट दे देना प्लीज, ताकि बाद में मैं ठीक रेफर कर पाऊँ। ठीक है, ठीक है, मैं नोट्स भी दे दूंगा आपको, और दूसरा रिकॉर्डिंग तो मैं आपको दूंगा ही। ठीक है। तो कोई टेंशन। ओके, तो अब मैं इधर आ जाता हूँ, जो जो एरिया मैं कवर करने वाला हूँ अंडर SAP SCM। ओके, जी। तो SAP SCM के अंदर वी विल बी कवरिंग दिस 4 मॉड्यूल्स। वन इज OM, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड पेरोल। ओके, तो ऑर्ग स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, बेसिकली ऑर्ग स्ट्रक्चर वी विल बी हैविंग दी ऑर्ग यूनिट एंड पोजीशन। So I will show you how to create the org unit, how to create position, and there are 3 ways of creating the org unit and position. Okay, one is organization and staffing, another one is expert mode, third one is simple maintenance. Okay, after that we will be creating the task and task catalogs. We will also creating the jobs, then work center, and we will be maintaining the relationship between these org unit positions, job and position. Also I will covering the evaluation path and the custom object, number ranges. तो ये टर्म्स आपको थोड़ा नहीं मालूम होंगे ये क्या चीज़ें हैं ना, क्योंकि जी। आपको प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, फिर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या आता है, जब कोई एम्प्लॉय हायर होता है ना कंपनी में, तो उससे उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं कि किसी एम्प्लॉय को हायर करने से पहले उसकी, जब भी हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसको कैसे हायर होगा, वो SAP में है। ठीक है, और उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ मेंटेन होगी, अगर एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है
तो उसके लिए क्या एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, अगर एम्प्लॉय टर्मिनेट होता है कंपनी से उसके लिए क्या एक्शन परफॉर्म होगा, कैसे होगा। फिर पीए रिलेटेड इन्फो टाइप्स, मतलब किसी एम्प्लॉय अगर हमारा कंपनी में हायर हुआ तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, ठीक है। तो वो पीए इन्फो टाइप्स के अंदर आती है, ठीक है। फिर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हम पर काम करेंगे, पर्सनल स्ट्रक्चर पे, फिर हम फीचर्स पे काम करेंगे। तो ये मैं आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा। फिर टाइम मैनेजमेंट में हम अटेंडेंस एब्सेंट टाइप वगैरह क्रिएट करके दिखाएंगे, वर्क शेड्यूल, पब्लिक हॉलीडेज, हॉलीडे कैलेंडर, अटेंडेंस टाइप, कोटा टाइप। सो थोड़ा ये आपके ऊपर से ही निकल रहा होगा क्योंकि ये चीज़ों से आप अवेयर नहीं हो। अभी जब प्रैक्टिकल होगा तो मालूम हाँ चलेगा हाँ हाँ कैसे दिख। हाँ। फिर ये वेस्ट टाइप्स, पेरोल रन, पेरोल प्रोसेसिंग, पोस्टिंग, कंट्रोल जैसे रिकॉर्ड। मेरे यहाँ पे जर्मन पेरोल में कुछ जो टाइप्स होंगे या जो भी आप बोलते होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो आप मैं अगर बताऊंगी आपको कि हमारे यहाँ पर ये होते हैं बेस टाइप बोलो या हम्म यूनिट्स बोलो, तो वो फिर आप मुझे बता दोगे कि हाँ ये ऐसे क्रिएट होते हैं। ओके, क्योंकि ये चीजें तो देखो स्टैंडर्ड है, ठीक है। वेस्ट टाइप कैसे क्रिएट होगा तो लेकिन ये। इंडिया का पेरोल अलग होगा और हाँ जर्मनी का हाँ, अलग होगा। पेरोल पेरोल अलग रहेगा। तो पेरोल मेरे को आप जो सिखाओगे वो सर जर्मन के हिसाब से सिखाना। जर्मन के हिसाब से मेरे को है नहीं मतलब एक्सपीरियंस, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि पेरोल रन कैसे होता है, क्या चीज़ करी जाती है उसमें, ठीक है। और पेरोल प्रोसेसिंग कैसे होती है, वेस्ट टाइप, जो भी पेरोल से रिलेटेड स्टैंडर्ड टर्म है। स्टैंडर्ड से मतलब ये है कि वो हर कंट्री के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा। कि अगर मैं वेस्ट टाइप आपको इंडिया का क्रिएट करके दिखाऊंगा तो आप उसी तरीके से जर्मन का भी वेस्ट टाइप क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं पोस्टिंग करके अगर मैं दिखाऊंगा। जैसे बोलूंगी हमारे जर्मनी में जी हमारे चर्च का टैक्स कटता है, हमारे हम्म। जर्मनी में आपके यहाँ पीएफ होता है, हमारे यहाँ पीएफ नहीं होता, हमारे यहाँ कोई और है उसको नाम से बोलते हैं। तो वो आप मुझे बता देना कि ठीक है ये आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ये यहाँ पे ढूंढ सकते हो, ये ऐसे क्रिएट होते हैं। ये मैं बताता हूँ आपको वैसे एक चीज। ये एक्चुअली पेरोल मॉड्यूल होता है ना, ये पूरा सेपरेट मॉड्यूल होता है। जैसे मैं आपको ये पूरा एसएपी एससीएम करके दिखा रहा हूँ ना, तो इसमें ये मैं 4 मॉड्यूल कवर करके दिखा रहा हूँ। तो अगर जैसे आपको पेरोल का होता है ना, तो पेरोल का अलग क्लासेस चलती हैं। जैसे इंडिया के पेरोल की अलग चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की अलग चल रही हैं। जर्मन पेरोल किसी को सीखना है तो जर्मन पेरोल के बारे में लोग बताएंगे आपको, ठीक है। मैं अच्छा। जो आपको चीज़ बताऊंगा, मैं आपको स्टैंडर्ड बताऊंगा। स्टैंडर्ड मतलब जो हर पेरोल में जाके यूज होती है, ठीक है। अच्छा। मतलब ये नहीं रहेगा कि मतलब, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि जर्मन पेरोल, एक्चुअली मेरे को तो उसका आइडिया भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है पेरोल। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उस तरीके से कवर हो जाए जैसे आप सोच रहे हो। लेकिन जो बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी ना आपको, आपको अगर पूरा जर्मन पेरोल सीखना है तो वो तो आपको आई थिंक किसी और कंसल्टेंट या ट्रेनर से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो एक्चुअली उसका आइडिया है नहीं, है ना। लेकिन जो चलिए आप बेसिक। जो सिखा रहे हैं सिखा दीजिए, क्योंकि मेरे को ये लगा कि जर्मन और इंडियन पेरोल में फर्क तो जरूर होगा, और मैंने हाँ बताया हाँ, ही आपको कि फर्क तो मैं रहेगा शिफ्ट ही। हो रही हूँ उसमें। हाँ 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 हाँ, हाँ, क्योंकि सीएम कंट्री। में एचआर हाँ डिपार्टमेंट में, तो फिर हाँ हाँ इसलिए मेरे को लगा चलो कोई नहीं, आप बता दीजिए। हाँ हाँ, क्योंकि कंट्री वाइज बहुत डिफरेंट मतलब वास्ट हो जाता है ना। तो ठीक हर कंट्री के लिए आपको अलग, जैसे इंडिया का सीख रहे हैं तो इंडिया के लिए बहुत, इंडिया के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ठीक। मतलब इस तरीके से। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि जो मेन चीज़, जैसे आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हो कि इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है। लेकिन जर्मन पेरोल से रिलेटेड आपको मतलब खुद गो थ्रू करके सर्च वगैरह करके वो चीज़ आपको, अगर जर्मन पेरोल में जाना है बिल्कुल, है ना, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा, है ना। ठीक। फिर फिर आफ्टर दैट आई विल बी कवरिंग द इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज मॉड्यूल्स, ओके। जब हम ओएम पूरा कवर कर लेंगे तो ओएम में किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो मैं कवर करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो वो जैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका क्या आंसर होगा, तो वो चीज़ हम ट्राई करेंगे, ठीक है। उनको कवर करने की कोशिश करेंगे जितना कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो खैर आपके लिए लाई नहीं करेगी, क्योंकि उधर उधर किस तरीके से हायरिंग होती है, किस तरीके से रेफरल होता है, ये तो मेरे को आइडिया है नहीं जर्मन टाइप का, ठीक है। और काइंड ऑफ प्रोजेक्ट क्या होते हैं, काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मतलब
थ्री टाइप के हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, जिसमें जैसे अगर आप जैसे इफ़ यू गेट हायर्ड इन वन कंपनी और इफ़ यू गेट अ चांस टू वर्क हियर इन दिस कंपनी एज अ SAP HR consultant, okay, right now I think you are working as a HR, but if you get a chance to work as a consultant, then you may be facing these three type of project, okay. And one more is there rollout. I'm not sure what it is, but either you will be get a chance to work on an implementation project or a support project or an enhancement project. So in the implementation project, you have to do all the configuration which is given by the client, okay. So you have to set up the org unit, org structure, you have to maintain all these things, and you also have to maintain the enterprise structure, you have to maintain all these info groups action, all these things you have to create from your end, okay. You have to set up the time management there, you have to set up the payroll for your client, okay. If you get a chance to work on implementation project, but very few people get a chance to work on this, and majorly most of the time the we as a consultant we get a chance to work on the support project, okay. So in support project what happen is most of the time these things will already be there, like the company the all these things will be already set up in the for the client, okay, in the SAP system, and you just have to provide the support. For example, if they are facing any issue related to some position, okay, then as a consultant you will open some transaction code, you will check if the position is properly maintained or not, okay. And suppose if you are getting some error related to personal area, then you will go under enterprise structure and you will see whether the configuration related to that personal area is properly maintained or not. And if you are getting the issue related to some, for example, the employee is not able to apply some leave, okay, then you have to check whether the proper absence type is set up for this user or not, okay. So these kind of activity you will be supporting under the support project, okay. ऐसे ही फिर एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट होगा, जैसे कि पहले से ही प्रोजेक्ट सेटअप तो हो रखा है वहाँ पे, हाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले से ही सेटअप हो रखी हैं, आपको कोई थोड़ा सा एनहेंसमेंट करने का बोला जाएगा, मतलब उस प्रोजेक्ट में जैसे आपको किसी इन्फो टाइप के अंदर या कुछ चीज़ें आपको द कस्टमर क्लाइंट मांगेगा कि आप ये नए कस्टम इन्फो टाइप ऐड कीजिए और एग्जिस्टिंग इन्फो टाइप में कुछ और चीज़ ऐड करीजिए। तो सम additional requirement will be given to the employer, given to the consultant, and they will be making some enhancement in the current system, okay. So this thing will happen under the enhancement project। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब आ रहा है ना थोड़ा समझ में आपकी ये सब चीज़ें? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब मैं फिर स्टार्ट कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, ओके। आप ले लेना उससे एक्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑर्ग स्ट्रक्चर सेट करेंगे, ठीक है। ऑर्ग स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, ऑर्ग स्ट्रक्चर में पहले मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। अच्छा, मेरे को दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। इसका एक लिमिट होता है कि अगर आप 5 मिनट तक इसको यूज़ नहीं करोगे तो ये हैंग हो जाता है, फिर ये आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा तो अगर आप 5 5 या 10 मिनट तक इनएक्टिव हो इस पर, तो इट विल आस्क यू टू यू हैव टू अगेन एंटर दी क्रेडेंशियल्स, ओके। तो क्या आ रहा है, इस पर सिलेक्ट करता हूँ पहले। तो ऑर्ग स्ट्रक्चर बेसिकली थोड़ा इस टाइप का होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि एक मेन कंपनी होती है हमारी, मेन कंपनी के अंदर हमारी सब कंपनियां होती हैं। जैसे IBM है तो IBM के कंपनी, IBM इंडिया, IBM US है, ठीक है। उस उन कंपनियों के अंदर हमारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे HR हो गया, फाइनेंस
डिपार्टमेंट हो गया, फिर प्रोडक्ट्स रिलेटेड सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। और उन डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, और उन पोजीशन वो जो पोजीशंस होती हैं वो अलग अलग एम्प्लॉयज़ को असाइन होती हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज हमारी एक ऑर्ग यूनिट है, ये ऑर्ग स्ट्रक्चर है हमारा बेसिकली। यहाँ पे इसमें क्या है, जो ऑर्ग है हमारी वो आईबीएम है, ठीक है। उसके अंदर जो सब ऑर्ग है, ठीक है, उसके अंदर सब सब कंपनियां, यू कैन से सब कंपनियां हैं, वो आईबीएम इंडिया है, आईबीएम यूएस है, ठीक है। और इन आईबीएम इंडिया के अंदर क्या है कि कुछ पोजीशन मेंटेन है, ठीक है। जैसे एचआर मैनेजर है कोई, मैनेजर की पोजीशन अवेलेबल है, फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन अवेलेबल है, ठीक है, सेल्स मैनेजर की अवेलेबल है, प्रोडक्शन मैनेजर की अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है। तो उस कंपनी के अंदर कुछ पोजीशंस होती हैं, जैसे आप आप एचआर हो, ठीक है। तो एचआर की पोजीशन होगी, तो उस पोजीशन पे कोई बंदा असाइन होगा, ठीक है। और ऐसे ही कोई डेवलपर है, डेवलपर की पोजीशन अवेलेबल होगी आपकी कंपनी में, तो डेवलपर की पोजीशन पे कोई काम करता होगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्ग स्ट्रक्चर यही होता है हमारा। इट विल बी कंटेनिंग द ऑर्ग यूनिट एज वेल एज द पोजीशन, ठीक है। अच्छा, और मेरे पे अगर स्क्रीनशॉट पड़ा होगा तो मैं, तो आप ये करके दिखाओगे ना, खाली थ्योरी थ्योरी में नहीं समझाओगे ना? नहीं नहीं नहीं, करके दिखाऊंगा मैं, पहले आपको थोड़ा आइडिया तो लगे है क्या, ऐसा नहीं है अच्छा, कि। मैं डर गई, मैंने हाँ कहा खाली। हाँ। नहीं नहीं नहीं, फिर एक्सेस लेने का क्या फायदा, सर्वर एक्सेस। तो अगर नहीं। हमें थ्योरी ही करनी है तो, है ना। मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा था जिससे आपको थोड़ा समझ में आए कि आप कर क्या रहे हो, है ना। तो आई थिंक वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे मिल नहीं रहा मेरे को, एक सेकंड दो। ठीक है, रहने देते हैं। तो अब ये ऑर्गेनाइट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑर्गेनाइट कैसे बनाते हैं, फिर पोजीशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे तीन तरीके होते हैं ये सब चीज़ें सेटअप करने के लिए, ठीक है। आई विल गो टू स्लैश एन, ओके। स्लैश क्या है? स्लैश एन इज बेसिकली टू गो बैक टू द इनिशियल स्क्रीन, ओके। एंड स्लैश ओ इज यूज टू ऐड अनदर स्क्रीन, ओके। मैं बता देता हूँ आपको। सपोज आप यहाँ गए, आप इसमें गए ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, उसके अंदर उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के में गए, उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन प्लान में गए, आप ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग में गए, और आप यहाँ पे गए पीपीओ ऐसी डिस्प्ले, ठीक है। ये एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन है, ठीक है। सबसे पहली जो स्क्रीन आती है जब आप खोलते हो सिस्टम को, तो एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन आती है ये वाली, ठीक है। सबसे पहले जब आप खोलोगे, ठीक है। और जो हमारा ऑर्ग स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली यहीं सेटअप हो जाता है, इसके थ्रू, एसएपी इजी एक्सेस के ही थ्रू, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये स्क्रीन क्लोज करनी है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक आई हैव टू डायरेक्टली गो एंड लाइक क्लिक ऑन क्रॉस, ओके। मतलब आप अच्छा। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एफर्ट बचाने हैं तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली टाइप स्लैश एन। तो आपकी जो ये स्क्रीन आ रही है करंट स्क्रीन, वो लॉस्ट हो जाएगी, ओके। एंड आप यू विल गो बैक टू दी एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन, ओके। और अगर आप यू डोंट वांट टू लूज द एक्सेस टू दिस स्क्रीन, मतलब आप इस जगह काम कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि मैं इस स्क्रीन को क्लोज करूं, ठीक है। और आपको नई स्क्रीन खोलनी है, तो उसके लिए क्या होता है, आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप इस आइकन पे क्लिक कर दो, क्रिएट न्यू सेशन, ओके। इससे क्या होगा, एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। और आइदर यू कैन टाइप स्लैश ओ, ओके, एंड यू कैन क्लिक एंटर, एंड इट विल आस्क यू टू क्रिएट टू जनरेट, ओके। इफ यू जनरेट, न्यू स्क्रीन विल गेट ओपन। ये हमारे स्लैश एंड स्लैश ओ का काम है, ओके। तो हम अब क्या करेंगे, हम अपनी ऑर्ग यूनिट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऑर्ग स्ट्रक्चर का सबसे पहला पार्ट है ऑर्ग यूनिट क्रिएट करना, ठीक है।
ठीक है। ऑर्ग यूनिट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग। तो आप इसके अंदर देख रहे हो पीपीओसी। पीपीओसी इज अ transaction code to create the screen. Okay, so either you can directly open this path, you will directly go to human resources, then you will directly go to organization management, then under organization plan you will be seeing organization staffing and you can directly click here. Okay, this is one way to go to the creation screen. Okay, or either or otherwise you can type slash. So I'm just open typing to create another session. Okay. Okay, so and if I don't want to create another session, I can directly type ppc here and that new screen will come. Okay, तो अगर मैं यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल मैं स्लैश ओ डाल दे रहा हूँ, स्लैश ओ ppoc. ओके, so either I can go through this path or I can directly enter this path here, the transaction code here. This is the transaction code field and here I can directly give the transaction code. So if I click enter, okay, it will ask me to create the organizational unit. Okay, so from which day I want to create the organization unit. So I will give the date here as 01/01/1900. So for all the organization unit and other things, we will be giving this date. Okay, so that all the data will be in sync. It's up to us whether we want to give any other date, but to keep the data in sync, मतलब सारा डेटा अगर हम प्रॉपर सिंक में चाहते हैं तो हम ज़्यादातर यही डेट देंगे। हाँ, ठीक है। तो मैंने जैसे ही वो ट्रांजेक्शन एंटर करा, इट हैज आस्क्ड मी टू एंटर द डेट एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस टिक आइकन, ओके, तो इसने ये डायरेक्ट एक स्क्रीन खोल दिया ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग क्रिएट। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का नाम पूछ रहा है मेरे से, उसकी डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। ठीक है। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ इन्फोसिस। ठीक है, और मैं उसका ऑर्ग यूनिट का नाम ही इन्फोसिस दे देता हूँ। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया और मैं इसको सेव कर दूंगा तो मेरी एक और यूनिट क्रिएट हो जाएगी एज अ इन्फोसिस। ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये उसका नाम चेंज हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे उसका डिटेल वगैरह सारी अपडेट कर दी थी। ठीक है। तो एक तो ये तरीका है और यूनिट क्रिएट करने का। ठीक है। और फिर हमारा एक दूसरा तरीका होता है आइदर थ्रू एक्सपर्ट मोड और आइदर थ्रू दिस पीपीओसी अंडरस्कोर ओल्ड। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ही अगर डायरेक्ट इसको कर देता हूँ तो यहीं वो डायरेक्ट स्क्रीन खुल जाएगी। देख रहे हो आप, ये अपने आप आ गई मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ठीक है। यहाँ पे ये अपने आप ही इसने जो भी हमने अभी रिसेंटली जो चेंज किया है, ठीक है, तो वो ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अब थ्रू एक्सपर्ट मोड अगर मेरे को और यूनिट क्रिएट करनी है तो मैं क्या करूँगा, आई विल क्लिक एंटर। पहले तो जो भी यहाँ पे कोड आ रहा था, ठीक है, वो मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि मैं एक दूसरी और यूनिट ट्राई करना चाह रहा हूँ, क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं उसको नहीं करता तो वो एज ए इन्फोसिस ही उसको लेता और उस पर ही चेंज करता। ठीक है। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक नई और यूनिट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी आईडी आ रही थी उसको ऑब्जेक्ट आईडी बोलते हैं। ठीक है। जैसे ये आईडी आ रही थी तो इसको हम ऑब्जेक्ट आईडी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हमको कोई नई और यूनिट क्रिएट करनी है तो पहले हमको इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। फिर हमको मानना करना पड़ेगा एंटर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक क्रिएट आइकन देख रहे होगे। ठीक है। तो ये क्रिएट इन्फो टाइप कह रहा है। क्रिएट इन्फो टाइप इज बेसिकली we are creating one information type which will be storing the information related to the org unit. Okay, तो जब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ये हमारे ये इंफॉर्मेशनल टाइप होते हैं, दीज आर कॉल्ड द इन्फो टाइप्स, ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन, डिपार्टमेंट, स्टाफ। ठीक है। तो हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे? ऑब्जेक्ट इज बेसिकली the object types which we are going to create, like object we can call the org unit as a object, we can call the position as a object, we can call the work center as a object, we can call the relation no, not this, we can tell the we can say job is a object. Basically object is a entity. Okay, तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक और यूनिट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले इस ऑब्जेक्ट को यानी कि इसको सिलेक्ट करूँगा।
ठीक है, और यहाँ पे ये क्रिएट आइकन दिख रहा है आपको, क्रिएट इन्फो टाइप। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा, एंटर मारूंगा, या तो आई विल सिलेक्ट और डबल क्लिक इट। ठीक है, तो ये मेरे से यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एब्रीविएशन और ऑब्जेक्ट का नेम आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं डेट 11990 लिखूंगा। ऑब्जेक्ट इन एब्रीविएशन मतलब क्या एब्रीविएशन देना चाहता हूँ मैं उसको अपनी ऑर्ग यूनिट को। ठीक है, तो इन्फोसिस इंडिया दे देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम में भी वही डाल देता हूँ। ठीक है, इट्स अप टू यू, अगर आप कुछ और नाम देना चाहते हो तो आप कुछ और दे सकते हो। ठीक है, जब मैं इसको, ये अभी आप क्या कर रहे हो, कंपनी बना रहे हो कोई, और यूनिट क्या है, कंपनी है ना कोई? हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है। ठीक है। और यूनिट को हम कंपनी भी कह सकते हैं, और उसके अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं वो चीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, कंपनी जैसे, कंपनी मैंने जैसे इन्फोसिस बना दी तो वो हमारी ऑर्ग यूनिट है। ठीक है, और इस ऑर्ग यूनिट के अंदर मैं सब ऑर्ग यूनिट भी बना सकता हूँ, जैसे इन्फोसिस इंडिया, इन्फोसिस यूएस। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ डिपार्टमेंट भी बना सकता हूँ, उनको भी मैं ऑर्ग यूनिट कह सकता हूँ। ठीक है, HR इन्फोसिस, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, वैसा कुछ नहीं है। जैसे हाँ HR हो गए, फाइनेंस हो गए, हाँ 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 IT डिपार्टमेंट हो गया, वो डिपार्टमेंट्स हो गए। और हाँ इन्फो इंडिया इसकी लीगल एंटिटी हो गई, और इन्फोसिस एक पेरेंट कंपनी हो गई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब कंपनी भी कह सकते हो उस चीज़ को, आप डिपार्टमेंट भी कह सकते हो, वो सब ऑर्ग यूनिट के अंदर ही आ जाएंगे हमारे। ठीक है, समझ रहे हो आप? अच्छा, ठीक है। तुम बेसिकली ये कह सकते हो, ऑर्ग यूनिट इज अ एंटिटी, ओके, और ऑर्ग यूनिट इज अ कंपनी, और ऑर्ग यूनिट इज अ डिपार्टमेंट। ओके, सो यू कैन टेल एनीथिंग। Okay, they will not ask you what is a org unit, they will ask you, or also you can say org unit is a object type. ठीक है, हम्म, और हम org unit को कैरेक्टर O से डिनोट करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक और नई org unit क्रिएट करने जा रहा हूँ थ्रू अ एक्सपर्ट मोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा, तो ये सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये एक रिलेशनशिप मांगेगा। ठीक है, कि एक्सपर्ट बोर्ड में वहां पे तो ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग में इसने हमसे रिलेशनशिप नहीं मांगी। ठीक है, चाहते तो हम अपनी तरफ से कर सकते थे, लेकिन जब भी हम एक्सपर्ट मोड के थ्रू अगर वो करते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्ग यूनिट क्रिएट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरा इन्फोटाइप रिलेशनशिप को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम उसकी रिलेशनशिप सेटअप करना चाहते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिलेशनशिप सेट करना चाहें तो एक ये रिलेशनशिप होगी B002। ठीक है, इन्फोसिस इंडिया की अगर हम रिलेशनशिप सेटअप करना चाह रहे हैं इसकी ऊपर वाली ऑर्ग यूनिट से। ठीक है, जो कि हमने बनाई है इन्फोसिस। ठीक है, एंटर मारूंगा, तो उसके लिए हमको क्या रिलेशनशिप देनी पड़ेगी, A002। अगर हमको ऑर्ग यूनिट और ऑर्ग यूनिट के बीच में रिलेशनशिप सेट करनी है तो O2O अगर हमें करनी है। तो मतलब आप कह रहे हो ए और बी है, तो हमें अगर उसमें छोटा है तो ए, या बड़ा है तो हाँ बी, हाँ इस हाँ, टाइप। या अगर देखो हम इन्फोसिस से इन्फोसिस इंडिया में रिलेशनशिप सेटअप कर दे, ठीक है, तो हम जाते B002। ठीक है, अगर हम इन्फोसिस और इन्फोसिस इन्फोसिस मेन मेन ऑर्ग यूनिट से अगर इसके लिए रिलेशनशिप सेटअप करते तो हम करते रिलेशनशिप देते B002। अगर हम सब ऑर्ग यूनिट से, बड़ी ऑर्ग यूनिट से रिलेशनशिप सेटअप कर रहे हैं तो हम देंगे यहाँ पे A002। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फोसिस इंडिया की इन्फोसिस से रिलेशनशिप सेट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे दूंगा A002। ठीक है, जब मैं इसको एंटर मारूंगा, मैं इसको सेव करूंगा, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। मतलब ये बता रहा है कि ये इन्फोसिस इंडिया इस ऑर्ग यूनिट, मेन ऑर्ग यूनिट का पार्ट है। ठीक है, अभी इन दोनों में हमने, अब यहाँ पे आके हमने रिलेशनशिप सेट करी है, पहले हमने कोई रिलेशन इनके बीच में सेट नहीं करी थी। ठीक है, तो आप ये चीज भी देख सकते हो कि देखो, जब भी हमने ये रिलेशनशिप सेट कर दी तो आप ये दो टिक आइकन देख रहे हो यहाँ पे। दो हो इन गए, टिक, ऑब्जेक्ट बन हाँ गया और रिलेशनशिप बन गई। हाँ हाँ हाँ, तो अगर ये टिक आइकन कहीं इस पे लगा होता तो मतलब इसका होता है कि इसकी डिस्क्रिप्शन भी हमने मेंटेन कर दी है। जहां जहां टिक आइकन दिखेगा मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो भी मतलब ये इंफॉर्मेशन मेंटेन होगी है, उसकी ऑब्जेक्ट अगर रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन में मेरे को करना हो इन्फोसिस प्राइवेट, इन्फोसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो फिर हम्म, कैसे डिस्क्रिप्शन को?
डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मतलब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है, ये चेंज, नाम चेंज नहीं कर पाओगे आप, उसका डिस्क्रिप्शन दे दोगे, आप उसको इलेबोरेट कर दोगे। ठीक है, जैसे आपको इन्फोसिस इंडिया के बारे में कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो उसके बारे में, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये मैंने मेंटेन तो नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आप मतलब आपको कुछ उसकी वो देनी है, उसके बारे में थोड़ी इलेबोरेट करना है कि इन्फोसिस इंडिया क्या है। ठीक है, जैसे कि इन्फोसिस इंडिया इंडिया की कंपनी है, तो इस तरह की डिटेल अगर आपको मेंटेन करनी है तो आप कर सकते हो। लेकिन जो हमारे मैंडेटरी इन्फो टाइप होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मेंटेन करनी होती है, ठीक है, वो ये दो इन्फो टाइप में मेंटेन करनी होती है। तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो A002 रिलेशनशिप मेंटेन होगी इन्फोसिस इंडिया से इन्फोसिस की, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हमने इन्फोसिस के साथ इसकी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करी थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने